नमस्ते बच्चों। हमने अपनी लास्ट क्लास में सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतन उनके बारे में बात की थी और उनके बारे में बात करने के पश्चात हमने एक दिन उनसे संबंधित कुछ सवाल या क्वेश्चन की भी हमने प्रैक्टिस की थी। आज का जो अपना नियम है, उस नियम या जो टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक संयोजन के नियम। क्या लिखा है? रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब रासायनिक संयोजन के नियम की जब हम बात करें तो इसमें 3-4 नियम पढ़ेंगे कि रासायनिक संयोजन का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व, परमाणु या अणु जब आपस में मिलते हैं तो विभिन्न प्रकार के यौगिक या पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो उन पदार्थों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या लिखा है? रासायनिक संयोजन के नियम। इसमें आपका जो पहला नियम है उसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इंग्लिश में लिखे तो लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास। क्या लिखा है? लॉ ऑफ कंसर्वेशन ऑफ मास। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम बेटा होता है अपना स्थिर अनुपात का नियम। क्या लिखा है? स्थिर अनुपात का नियम, या इसको हम स्थिर संगठन का नियम भी कहते हैं। क्या लिखा है? स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। अगर इंग्लिश में बात करें तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम की बात है स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। तीसरे नियम को बेटा नाम दिया गया है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल गुणित अनुपात का नियम। और चौथा जो आपका नियम दिया है नंबर 4 नियम को कहा गया है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। नंबर 4 को क्या कहा गया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल तो बेटा अब हम बात करते हैं कि हमने ये जो नियम लिखे, 4 नियम लिखे बेटा। 4 नियम है कि रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम को आप बोल रहे हो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल है। तो इस रूल में हम 4 नियम पढ़ेंगे। पहले नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम लेवासिय नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? लेवासिय नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। ये नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। यह नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। तीसरा गुणित अनुपात का नियम, ये नियम दिया था डाल्टन ने। और नंबर 4 व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ये नियम दिया था बेटा रिच्चे नामक
वैज्ञानिक ने। तो ये चारों के चारों नियम किस में आते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम में आते हैं। और भी अगर इसमें हम काउंट करना चाहें तो एक नियम आता है गेलुसेक का आयतन संबंधी नियम, वो भी हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो मुख्यतः 4 नियम। बेटा इन 4 नियम में से शुरुआत के 2 नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, ये नियम तो हमें आसानी से समझ में आ जाते, नॉर्मली हम मानते ईजी होते हैं। लेकिन इसके बाद हम तीसरे और चौथे नियम की बात करें, तीसरे और चौथे नियम के नियम तो इजी है, लेकिन इनकी जो नियम की जो डेफिनेशन है, जो लैंग्वेज है, वो थोड़ी टफ पड़ती है, तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आता है। तो ये 2 नियम तो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, और ये भी समझ में आएंगे, थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग काम में लेना पड़ेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम एक एक नियम के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लिखा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बेटा सबसे पहले बात तो याद रखनी है, ये नियम फ्रांस के रसायन शास्त्री लेवासिये ने दिया था। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले किसने दिया था? लेवासिये ने दिया था। इसके कारण लेवासिये को आपने सुना होगा कि रसायन विज्ञान के पितामह है, या पिता बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान के पिता। इंग्लिश में बोले तो फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? लेवासिये को कहा जाता है। जब आप बॉटनी जैसे फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम किसको बोलते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। और आपने जीव विज्ञान पढ़ी होगी तो उसके लिए हम अरस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक शब्द टर्मिनल अपने को याद रखना होता है कि रसायन विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? लेवासिये, लेवासियर, एक ही नाम है बेटा, बस इंग्लिश को लिखने का एक तरीका है अलग। तो लेवासिये। तो इतना तो याद रखो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लेवासिये ने दिया, और इसे रसायन विज्ञान के पिता या फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। बेटा ये नियम क्या कहता है उसकी बात करें। यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, यहाँ लिख रहा हूँ कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, मैटर, सब्सटेंट, द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। बात करें इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है, मतलब पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड में पदार्थ की जितनी मात्रा है वो निश्चित है, कांस्टेंट है। इसी के कारण नाम दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या है? द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपने रासायनिक समीकरण 10th क्लास में पढ़ी होगी। बेटा इसको मिटा रहा हूँ कि थोड़ा सा अपनी जगह स्पेस हो जाए। तो आपने रासायनिक समीकरण जब पढ़ी होगी तो आपने क्या किया होगा? इस प्रकार से तीर का निशान लगाया होगा, और तीर के निशान में इधर आपने लिखा होगा अभिकारक। क्या लिखा होगा? अभिकारक। इधर आपने क्या लिखा होगा? अभिकारक। और तीर के निशान के उधर आपने क्या लिखा होगा? उत्पाद। तो हमें इसका कहते हैं अभिकारक का द्रव्यमान, और उधर क्या हो जाएगा? उत्पाद का द्रव्यमान। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है
उतना का उतना द्रव्यमान किसका होता है? उत्पाद का होगा। तो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि किसी अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतनी ही मात्रा में आपके उत्पाद का निर्माण होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। इस नियम में बात करें तो कोई विशेष बात नहीं है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसको समझने के लिए। तो यहां से आपको क्या बात समझ में आई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले हमने लिखा है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया? लेवासी ने दिया। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या बात कही इन्होंने कि इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है। एक ही बात है, द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ब्रह्मांड में जो द्रव्य है वो निश्चित है, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा हो सकता है। ये बात थी। फिर इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। आपने रासायनिक समीकरण लिखते होंगे, तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक समीकरण होती है, उसको कौन से नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पे। क्योंकि इसके अनुसार क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा आपने, लिख रहा हूं यहां पे, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कमेंट्स में इसका फॉर्मूला लिखना जल्दी से कि पता चल जाए कितने बच्चों को आता है कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी अब बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCH, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैंने क्या किया बेटा? गर्म किया। गर्म किया तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट का आप द्रव्यमान निकालो, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, जस्ट 1 या 2 दिन क्लास के बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे बेटा? परमाणु द्रव्यमान। कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। आपने परमाणु क्रमांक पढ़ा है। नॉर्मली शब्द में कहें तो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो 20 होता है। अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद बताऊंगा। परमाणु क्रमांक तो 20 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, एक ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। तो 3 का कितना होगा? 16 में 32 होती है 48। तो इसे जो 3 कोष्टक में 16, तो एग्जैक्ट कितना होगा? 16 में 32 होती है 48, 48 में 12 60, 60 और 40 100। तो अगर 100 ग्राम मान लेते हैं हम, 100 ग्राम में ले रहे हैं, तो कैल्शियम जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर वो आपने यहाँ 100 ग्राम लिया है तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो भी 100 ग्राम ही होगा। चेक कर लेते हैं। कैल्शियम का मैंने कितना बताया बेटा आपको? 40
एक ऑक्सीजन का 16, तो 40 और 16 कितने हो गए? 56। कार्बन का मैंने कितना बताया बेटा? 12। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32। तो 12 और 32 कितने हुए? 44। अब 56 और 44 को जोड़ोगे तो कितना आ गया? 100 आ गया। कुछ बच्चे नहीं समझ रहे तो बेटा यहां से नोट कर लेना कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा अभी अपनी 1 या 2 क्लास के आगे वाली क्लास में मैं प्रत्येक तत्व का आपको, या अभी इस टॉपिक के बाद प्रत्येक टॉपिक के जो मेन तत्व है जिनका परमाणु द्रव्यमान अपने काम में आता है, हम उसकी अभी बात कर लेंगे। तो समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का 16। तो इस हिसाब से अगर आप इस कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा परमाणु द्रव्यमान निकालोगे तो 100 मान लिया 100 ग्राम। तो अगर आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो यहाँ जो उत्पाद प्राप्त होगा वो भी कितना होगा? 100 ग्राम ही है। कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, 56, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो 44, 100 गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होगा? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसी के आधार पर, इसी द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर आपकी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया बोलते हो, जो रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसको संतुलित अर्थात बैलेंस इक्वल किया जाता है। तो उम्मीद है कि पहला नियम आपको इजीली समझ में आ गया होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हो। तो बेटा ये पहला नियम कंप्लीट हुआ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम बात करें बेटा दूसरे नियम की। दूसरे नियम से पहले थोड़ा सा मैं इनकी बात कर लूँ, क्योंकि बार बार हमें परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो बेटा कि आपने 9th 10th क्लास में परमाणु क्रमांक याद किए होंगे, कुछ बच्चों को 10 तक याद है, कुछ को 20 तक याद होंगे। इसके अलावा अब हम जब 12th क्लास 11th क्लास में आ गए हैं 10th पास करके, तो बेटा 10th क्लास में साइंस आती है। उस साइंस में छोटा सा हिस्सा अपना केमिस्ट्री का आता है, छोटा सा हिस्सा केमिस्ट्री का आता है। और जैसे अब 11th क्लास में आओगे तो 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा होगा, लेकिन बेटा हार्ड नहीं है। पढ़ेंगे तो हर चीज़ इजी है, और नहीं पढ़ेंगे तो हर चीज़ अपने हार्ड होगी। तो वहाँ पर आपने परमाणु क्रमांक 10 या 20 तक याद किए हैं। ऑलमोस्ट लगभग आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। तो यहाँ पर जब हम 11th क्लास में आए तो हम पूरी आवर्त सारणी याद करेंगे। आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक और प्रतीक भी याद करेंगे। उनमें से कुछ का मैं एक बार लिख रहा हूँ, जिससे अपनी 1-2 दिन की जब तक क्लास चलती रहे तब तक आपको वो याद हो सके। वैसे हम बात करें तो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम परमाणु क्रमांक कहाँ तक? 30 तक का जो परमाणु क्रमांक है वो प्रत्येक स्टूडेंट को याद होना चाहिए, और याद भी ऐसा मुँह जबानी होना चाहिए। कम से कम बोला बेटा, अभी आगे तो बहुत 118 याद करना है, लेकिन कम से कम हमें परमाणु क्रमांक कितना याद होना चाहिए? 30 तक याद होना चाहिए। तो यहाँ मैं फटाफट लिख रहा हूँ, जिससे काफ़ी बच्चों के पास अगर अवेलेबल नहीं है तो वो नोट कर सकें। तो बात करें, 1 नंबर पे क्या आता है बेटा आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे लिखते हो बेटा? एस से। 2 नंबर पे थोड़ा बेटा इधर लिख लेंगे, 30 के 30 एक साथ आ जाए। एक नंबर पे बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H होता प्रतीक। 2 नंबर पे
हीलियम, हीलियम का He। 3 पे क्या लिखते हो आप? लिथियम, लिथियम का Li। 4 पे बेरिलियम, बेरिलियम का Be। 5 पे बोरोन, बोरोन का B। 6 पे कार्बन, कार्बन का C। 7 पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N से। 8 पे बेटा क्या लिखते हो आप? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से। 9 पे फ्लोरीन, फ्लोरीन को F से। और 10 पे आप लिखते हो बेटा नियोन, नियोन को Ne। उम्मीद है ये तो आपके याद किए होंगे कि 1 पर हाइड्रोजन H, 2 पर हीलियम He, 3 पर लिथियम Li, 4 पे बेरिलियम Be, 5 पे बोरोन B, 6 पे कार्बन C, 7 पे नाइट्रोजन N, 8 पे ऑक्सीजन 9, 8 पे ऑक्सीजन O, 9 पे फ्लोरीन F और 10 पे नियोन Ne। तो ये परमाणु क्रमांक बेटा हमने कहाँ तक की बात की है? 10 तक की। इसके बाद हम आगे बात करें, इसके बाद हम आगे बात करें तो नंबर 11 पे क्या आता है बेटा? सोडियम, सोडियम को किस लिखते हैं? Na। 12 पे मैग्नीशियम Mg। 13 पे एल्यूमिनियम Al। 14 पे सिलिकॉन Si। 15 पे फॉस्फोरस P। 16 पे सल्फर S। 17 पे क्लोरीन Cl। 18 पे आर्गन Ar। 19 पे पोटेशियम K। और 20 पर बेटा क्या लिखा है? कैल्शियम, कैल्शियम का Ca। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि 11 पे सोडियम Na, 11 पे सोडियम Na, 12 पर मैग्नीशियम Mg, 13 पर एल्यूमिनियम Al, 14 पर सिलिकॉन Si, 15 पे फास्फोरस P, 16 पे सल्फर S, 17 पे क्लोरीन Cl, 18 पे आर्गन Ar, 19 पे पोटेशियम K और 20 पर बेटा क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम। तो 20 तक तो ये मानते हैं कि जो बच्चा 11th पास करके आता है, 10th पास, सॉरी, जो बच्चा 10th पास करके आता है और जो साइंस ले रहा होगा उसको 20 तक तो परमाणु क्रमांक याद होंगे। कहाँ तक याद होंगे? 20 तक परमाणु क्रमांक याद होंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है? 21 से। कहाँ से आती है? 21 से आती है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा 21 पे आता है, यहाँ से आपको नाम याद करना है और थोड़ा सा नाम याद करने में प्रॉब्लम होगी। 21 पे आता है बेटा स्केंडियम, स्केंडियम का Sc। 22 पे आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम का Ti। 23 पे आता है वेनेडियम, वेनेडियम का V। 24 पे आता है क्रोमियम, क्रोमियम का Cr। 25 पे आता है बेटा आपका मैग्नीज, मैग्नीज का Mn। 26 पे आता है लोहा, या जिसको आप ज़्यादा कंफर्टेबल क्या रहेगा? आयरन, आयरन का Fe। 27 पे कोबाल्ट, कोबाल्ट का Co। 28 पे निकल, निकल का Ni। 29 पे कॉपर, कॉपर का Cu। और 30 पे क्या लिखा बेटा? जिंक, जिंक का मतलब Zn, जिंक का मतलब क्या लिखा बेटा? 30 पे लिखा है जिंक, जिंक का मतलब Zn। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 21 पे स्केडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे वेनेडियम का V, 24 पे क्रोमियम Cr, 25 पे मैग्नीज Mn,
26 पे आयरन Fe, 27 पे कोबाल्ट CO, 28 पे निकल Ni, 29 पे कॉपर Cu और 30 पे जिंक Zn। तो ये परमाणु क्रमांक 1 से लेकर मैंने कहाँ तक लिखे हैं 30 तक। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, और जो बच्चे नोट नहीं कर पाए हैं वो इसका मैं साइड में हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपके पास ये लिखे हुए रह जाएंगे, और स्क्रीनशॉट लेकर आप क्लास ख़त्म होने के बाद इसको ईजिली नोट कर लेना, जिससे प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत से बच्चों को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, तो बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे स्पीड से। बेटा अपने वो स्पीड से कोई लेन देन नहीं है, हमें तो प्रत्येक जो एलिमेंट मैंने यहाँ लिखा है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, उसका नाम और उसका प्रतीक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, उसका नाम और उसका प्रतीक। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि एक बार रिपीट कर लेते, फिर हम परमाणु द्रव्यमान की भी आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कि जिसे हम नियम पढ़ेंगे तो बार बार परमाणु द्रव्यमान बताऊंगा इसका इतना होता है। तो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, 10 पे क्या लिखा बेटा नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम, 21 स्केडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 पे क्रोमियम, 25 पे मैग्नीज एमन, 26 पे आयरन, 27 पे कोबाल्ट, 28 पे निकल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। तो ये तो हुए बेटा अपने परमाणु क्रमांक। तो हमने क्या लिखा था बेटा यहाँ पे कि ये तो क्या है, यहाँ पे जो आपने लिखा है वो तो है परमाणु क्रमांक, ये क्या है तत्व का नाम, और यहाँ क्या लिखा है तत्व का प्रतीक अर्थात सिंबल। तत्व का प्रतीक या तत्व का सिंबल है एलिमेंट। अब देखो बेटा आगे बात करें। अब बेटा आगे बात करें तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि वो तो हमने पहले पढ़े थे परमाणु क्रमांक की बात की, किसकी बात की है परमाणु क्रमांक की। अब हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान की, किसकी परमाणु द्रव्यमान की। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ परमाणु द्रव्यमान का मतलब परमाणु का वजन हम कितना मानते कैसे मानते। तो मैंने कहा कि टॉपिक क्या है परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते क्या, तो वो तो हम डिटेल से आगे जब अपना ये टॉपिक आगे इसी चैप्टर में वहाँ बात करेंगे। लेकिन कुछ मेन तत्व की हम बात कर लेते तो याद करना है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। लिथियम का बेटा 7 होता है। लिथियम का कितना होता है बेटा 7 होता है। सबकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मली कुछ ही तत्व होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अपने बार बार काम में आएगा। कुछ ही तत्व बेटा इस प्रकार के होंगे जिनका परमाणु द्रव्यमान है वो अपने बार बार काम में आएगा, तो मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, लिथियम का 7, कार्बन की बात करें तो 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, इसके बाद सोडियम का बेटा बार बार काम में आएगा 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, क्लोरीन Cl इंपॉर्टेंट है 35। इससे पहले आप सल्फर का लिख लो, सल्फर का 32, और क्या बोलते हैं इसको क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, कैल्शियम का 40, और एक आयरन वो ले लेते हैं यहाँ पे। आयरन होता है उसका होता है बेटा 56। क्या होता है
56। तो बेटा मैंने ज़्यादा के नहीं लिखे, कम के लिखे, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादा अगर कंपाउंड आप पढ़ोगे तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो कम से कम हमें इनका परमाणु क्रमांक तो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कुछ की हाइड्रोजन का। पहले की बात करें बेटा, परमाणु क्रमांक नहीं है, ये परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं हम, कि हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 7, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम 40 और आयरन है उसका 56। तो जब भी हम कुछ लिखेंगे तो बार बार हमें ये परमाणु द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक बार बीच में ले लिया है। तो उम्मीद है कि आप सब बच्चे इसको आसानी से याद कर लेंगे कि जब हम कल की क्लास में आगे के जो नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने को बार बार यह होगा कि इसका परमाणु द्रव्यमान इतना होता है, तो वहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद है ज़्यादा नहीं लिखें, एक तो 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक याद करोगे, बिल्कुल एकदम कंटेस्ट याद होने चाहिए। इसके अलावा परमाणु क्रमांक और ये परमाणु द्रव्यमान कुछ तत्वों के और के भी बेटा मैंने एक बार इतना लिखा है, आगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी तो मैं और लिख दूंगा। इसके अलावा बेटा बात करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर नोटबुक और पेन आपके साथ में है तो नोट कर लीजिए, बाकी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा आगे बात करें कि तो हमने द्रव्यमान रासायनिक संयोजन के नियम की बात की थी, 4 नियम की, वैसे 4 या 5 नियम मान सकते हो। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद उसका दूसरा नियम क्या था बेटा, स्थिर अनुपात का नियम, या इसे स्थिर संगठन का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। और ये नियम किसने दिया था बेटा, रिचर ने दिया था। तो नियम अच्छा है, इस नियम की बात हम कल करेंगे, कल की क्लास में डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट आज फर्स्ट बार ये 1-2 दिन से मेरा वीडियो देखना शुरू किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल वाला आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें कि जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास हो आपके पास तो नोटिफिकेशन चला जाए। इसके साथ आपके काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको अभी ऑनलाइन क्लास का पता नहीं है, तो आप उनको मेरा ये वीडियो शेयर कर दें जिससे वो इसको देखकर वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। इसी के साथ बेटा आज की अपनी क्लास यहाँ समाप्त करते हैं।